नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के मरीन ड्राइव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। सबसे पहले आपको मैं मरीन ड्राइव का नज़ारा दिखा दूं। किस तरह से कोविड के पहले जो नज़ारा आपको दिखता था ठीक उसी तरह से नज़र आएगा। हर उम्र के लोग यहाँ पर टहलते हुए दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यहाँ पर युवाओं की नज़र आ रही है। फ़र्क बस इतना है कि सभी आपको मास्क में दिखेंगे और जो मास्क में नहीं है वहाँ पर सख्ती भी प्रशासन की नज़र आ रही है, जहाँ पर उन्हें 200 रुपये का फ़ाइन लगाया जा रहा है। और युवाओं से जुड़ी ही आपको एक अहम खबर हम आगे शो में दिखाएंगे, जहाँ पर उनके मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाला है। अब तक 500 से ज़्यादा मौतें युवाओं की हो चुकी हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम की है। तो इस रिपोर्ट को आपको हम तफसील से दिखाएंगे आगे। शुरुआत कर रहे हैं सिटी सेंटर शो की दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर अलग अलग तरह की तैयारियां हो रही हैं। और एक अहम फैसला छठ पूजा को लेकर हुआ है, जहां सार्वजनिक जगह पर सामूहिक पूजा पर पाबंदी लगा दी गई है और हाईकोर्ट की भी मुहर लग चुकी है, जहां कोर्ट ने साफ कहा है कि इंसानी जान की ज़्यादा कीमत है, न कि त्योहार की। लेकिन इस बीच जो बीजेपी नेताओं के बयान है वो दिल्ली सरकार पर हमलावर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने नमक हराम तक का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है। ये भी कहा है कि पूर्वांचल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी भावनाएं दिल्ली सरकार नहीं समझ रही है और उन्हें पाप लगेगा। तो किस तरह से छठ के मुद्दे पर घमासान मचा है दिल्ली में, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर इस बार यमुना के घाट पर सन्नाटा है। किसी तरह का सरकारी इंतजाम भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी बेहद हमलावर हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नमक हराम की श्रेणी में बता दिया। शाहनवाज हुसैन ने भी लगे हाथ कहा, छठ पर्व में खलल डालने वालों को पाप लगेगा। बिहार के दिल्ली में जो लोग हैं, जो छठ माँ को मानने वाले जो लोग हैं, उनके बल पे ही उनकी सरकार है। लेकिन उन्हीं को कभी कोरोना में कहेंगे इनका इलाज नहीं करेंगे, उन्हीं को कभी कहेंगे कि इनको इन्हीं के कारण कोरोना बढ़ रहा है, कभी कह देंगे यही ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं इसलिए ऐसा कोरोना हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को छठ माँ सब देख और सुन रही हैं, वही इंसाफ करेंगी। अरविंद केजरीवाल साहब टीवी पे ऐलान करके दीपावली पूरी भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मना सकते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छठ व्रतियों को छठ पूजा करने दीजिए। पूर्वांचल के सेंटीमेंट को आप नहीं जानते। आप हरियाणा के हैं, गाजियाबाद में रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बिहार पूर्वांचल थोड़ा कम गए। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसमें जात धर्म भी नहीं होता। छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। इस बयान का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं है, सारे दलों को मिलकर काम करना चाहिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये हमारे डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे नर्सेज बहुत मेहनत कर रहे हैं। जाजी थोड़ा शोल्डर पीछे रखो। के अंदर एक तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति है जब इतना ज्यादा कोरोना फैल गया। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी। और एक मिनट सुनिए। तो ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, हम हैं तो सारे इंसान ना। एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में अगर दूसरा बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस किस्म की गंदी राजनीति करना सही नहीं है। मैं सभी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से, और इस वक्त देखिए दिल्ली के अंदर कितना सुंदर वातावरण है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, DRDO, ICMR, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां भी क्यों नहीं मिलके काम कर सकती? मिलके काम कर सकती हैं, करना चाहिए। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी छठ के आयोजन को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दो टूक कह दिया कि पहले जिंदा रहना जरूरी है, तभी इंसान पर्व त्योहार मना सकता है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में छठ के लिए घर लौटने वालों की भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण का उछाल केजरीवाल सरकार की चुनौती बढ़ाने वाला है, जिसके लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक की जरूरत भी पड़ गई। जबकि मनोज तिवारी का ताज़ा बयान दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार और झारखंड के उन लोगों की भावनाओं को हवा दे सकता है जो इस बार यमुना किनारे छठ पूजा करने से वंचित हैं
अब कोरोना और छठ से उठते सवालों के बीच से केजरीवाल सरकार कैसे वो रास्ता निकालेगी जिससे सियासी सवालों का जवाब भी मिल जाए, यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। वाराणसी से अजय सिंह और दिल्ली से शरद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने और क्या अहम फैसले लिए हैं, आपको दिखाते हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट 6 गुना बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये भी फैसला हो चुका है, लेकिन नियमों की अनदेखी वाले बाजार बंद करने पर विचार जरूर चल रहा है। और दिल्ली में जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे ही आसपास के जो इलाके हैं वहां भी हलचल बढ़ती जा रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों की रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है। दिल्ली से जो लोग नोएडा जाते हैं उनकी जांच हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं उनका सैंपल नहीं लिया जा रहा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। अगर आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो कोरोना जांच के लिए तैयार रहिए। बुधवार सुबह से ही यूपी पुलिस और नोएडा की स्वास्थ्य विभाग की टीमें डीएनडी पर लोगों को रोककर उनकी कोरोना जांच कराते रहे। जांच औचक तौर पर कुछ लोगों की ही की गई ताकि ट्रैफिक ना प्रभावित हो। लोगों का सैंपल लेकर 8 से 10 मिनट में ही उनको रिपोर्ट बता दी गई। मुकेश, कितनी देर लगी आपका सैंपल लेने में? 10 मिनट। तो रिपोर्ट बता दी आपको? हाँ बताया। क्या क्या बताया? नेगेटिव। कितनी देर लगी आपको लेने में? ज़्यादा 5-10 मिनट। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है यहाँ जब रोका जाता है बॉर्डर पर तो ये ठीक किया जा रहा है? ठीक है, बिल्कुल जो ठीक ही है। बहुत अच्छी बात है, बॉर्डर पर अच्छी बात है, होना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग इस पूरी कवायद से असंतुष्ट भी नजर आए। नहीं, ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या दिक्कत है? हम लोग कोरोना होता तो हम चेक नहीं करा लेते हैं। क्या जरूरी है यहाँ पे रोकने की? बच्चा बीमार है, गाड़ी में बैठा। हम तो खुद इमरजेंसी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सुबह नोएडा के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी खुद गाड़ियों को टेस्ट कराने के लिए रोकते नजर आए। डॉक्टर ओहरी को लगता है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसका प्रभाव नोएडा पर भी पड़ा है। ऐसे कहना बड़ा मुश्किल काम है और अतिशयोक्ति करना अच्छा नहीं होता जब तक कि ठोस सबूत न मिल जाए। नेचुरल बात है, दिल्ली में बहुत केसेस हैं तो हमारे यहाँ हम कंटेन करे पड़े। सर, जिनका मान लीजिए रैपिड एंटीजन पॉजिटिव होता है तो क्या प्रक्रिया है, उनके साथ क्या किया जाएगा? दिल्ली वाले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली को भेजा जाएगा, और नोएडा वाले नोएडा के अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उसको वैसे करा जाए। उधर नोएडा प्रशासन की इस पूरी कवायद पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यूपी सरकार पर चुटकी लेते नजर आए। देखिएगा, उनको करने दीजिएगा। तो वैसे नोएडा में टेस्ट हो भी नहीं है, इस बहाने टेस्ट तो स्टार्ट हो गया। गुरुवार से नोएडा दिल्ली बॉर्डर के अलावा नोएडा के 11 मेट्रो स्टेशनों पर भी कोरोना की रैपिड जांच कराई जाएगी। नोएडा में कोरोना के अब तक 20,566 मामले हैं, जिसमें 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक रिकॉर्ड 2,727 मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी कोरोना के शुरुआती दौर में नोएडा प्रशासन नोएडा में केस बढ़ाने का ठीकरा दिल्ली पर फोड़ चुका है और कई महीनों तक नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील रखा गया था। दिल्ली से नोएडा आने वालों को रोका जा रहा है और रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, उनका कोरोना जांच कराया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि फिर नोएडा से दिल्ली जाने वालों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? क्या सिर्फ दिल्ली से ही नोएडा संक्रमण पहुंचेगा? नोएडा से दिल्ली भी तो संक्रमण पहुंच सकता है। तो ऐसे में सवाल तमाम लोग यही कह रहे हैं कि दोनों तरफ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कोई राज्य या शहर देख के नहीं होता। दिल्ली नोएडा बॉर्डर में सहयोगी कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय सक्रिय हो चुका है। 10 टीमें गृह मंत्रालय ने बनाई हैं जो कि 100 प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी। अस्पतालों में बेड से लेकर आईसीयू बेड की जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये जानकारी गृह मंत्रालय को दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल। यहाँ अब 250 आईसीयू बेड जोड़े जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि दिल्ली के इस डीआरडीओ अस्पताल में भी आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा 35 बाईपैप मशीन, साथ ही 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिकल स्टाफ भी इन दोनों अस्पतालों में काम करने पहुंच गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है ताकि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु से 250 वेंटिलेटर भेजे हैं जो सप्ताह के अंत तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। गृह मंत्रालय ने हमें 250 वेंटिलेटर्स, कुछ बाईपैप मशीन और HFNC मशीन देने का वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई और अहम फैसले किए हैं।
दिल्ली की शकूरपुर बस्ती में रेलवे कोचेज में 800 बेड का इंतजाम किया गया। यहाँ अर्धसैनिक बलों से डॉक्टर्स तैनात भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में 10 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स में 20,000 टेस्ट किए जा सकेंगे और ICMR ने 60,000 RT-PCR टेस्टिंग की मंजूरी भी दे दी है। दिल्ली में अब घर घर जाकर सर्वे भी किया जा रहा है, जो 25 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। केंद्र को दिल्ली की बढ़ती हुई पॉजिटिविटी दर की चिंता है, जो राष्ट्रीय स्तर से 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली में संक्रमण की दर 14% के आसपास है, जबकि देश में 4% है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में रेप पीड़िता की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। RML अस्पताल में पोस्टमार्टम हो चुका है। इधर जो परिजन हैं पीड़िता के, वो दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के RML अस्पताल के बाहर रेप पीड़िता के मौत के बाद पिता सदमे में है। डॉक्टरों के 3 सदस्यों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। परिजनों की मांग है कि रेप के दोषियों को कड़ी सजा मिले। यही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस जो आगे कोई ऐसा ना कर पाए किसी और बच्चे के संग में। चलो हमारी ये तो बेटी थी। ये घटना मंगलवार की है, जब बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने की एक नाबालिग युवती संदिग्ध हालत में जल गई थी। इस युवती के साथ इसी साल 15 अगस्त को रेप हुआ था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। परिवार का आरोप है कि मंगलवार को रेप के आरोपियों ने घर आकर पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया। इसी दौरान युवती ने आग लगा ली। प्रकरण में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर में नामित अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। शुरुआती दौर में सुबह करीब 11 बजे तक यही बात थी कि पीड़िता के द्वारा स्वयं जो है आग लगाई गई है, लेकिन परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जलाए जाने की बात कही गई है। हम सारे तथ्यों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करेंगे। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ साथ 2 अन्य फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। बुलंदशहर से मनीष शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और भारतीय सेना के लिए पूर्वी लद्दाख की ऊंची बर्फीली चोटी पर एक शानदार आशियाना तैयार किया गया है, ताकि -40 डिग्री तापमान में भी सेना के बहादुर जवान हर तरह के हालात में भी लड़ सकें। सेना का ये बेहद आधुनिक कैंप जवानों को ठंड से राहत दिलाएगा और यहाँ लगे ढेर सारे बेड्स पर बेहतर तरीके से कुछ वक्त के लिए आराम कर सकते हैं। ठंड के मौसम में भारतीय सैनिकों को इस गर्म कैंप से खासा आराम मिलने वाला है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।